देखिए इसमें हम लोगों ने सेल के बारे में अभी जाना है पिछली कक्षा में। तो सेल क्या होता है, उसमें हम लोगों ने जाना कि सेल जो होता है वो हमारे शरीर की या किसी भी जीव की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है। जो सबसे छोटी यूनिट होती है वो कौन सी होती है? सेल या कोशिका। तो इसके पहले बताया गया है। तो सेल जो होता है वो मिल करके बनाता क्या है? टिश्यू बनाता है। टिश्यू मिल करके क्या बनाएगा? ऑर्गन बनाएगा। ऑर्गन मिल करके क्या बनाएगा? सिस्टम। सिस्टम मिल करके क्या बनाएगा? बॉडी। तो ये सेल जो होते हैं ये स्टार्टिंग यहीं से होती है। ये हमारे शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक मतलब संरचना के आधार पर देखें तो सबसे छोटी इकाई, और फंक्शनल यानी कार्यात्मक इकाई, क्रियात्मक इकाई होती है। तो कार्यात्मक का मतलब जितने भी कार्य होते हैं वो किस में पूरे के पूरे होते हैं, चाहे छोटी क्रिया हो चाहे बड़ी। जितने भी फंक्शंस होते हैं वो सारे फंक्शंस कहाँ पे होंगे? सेल में होंगे। इसलिए इस बेस पर इसको क्या कहा गया? जो सेल होती है, जो कोशिका होती है, वो हमारे शरीर की या किसी भी जीव की सबसे छोटी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है, संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। बॉडी मिलकर के क्या बनाएंगे? यहाँ पे पॉल्यूशन बनाएंगे, पॉपुलेशन मिलकर के कम्युनिटी, कम्युनिटी से क्या बनेगा? बायोम, बायोम से बायोस्फीयर, बायोस्फीयर से क्या बनेगा? सोलर एनर्जी, फिर यूनिवर्स। तो यहाँ से स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है? सिर्फ और सिर्फ सेल से। तो सेल के बारे में हमने देखा सेल क्या होती है। इसकी खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में की थी। रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। और ये जो सबसे छोटी संरचनात्मक इकाई है, ये इसमें कई पार्ट होते हैं। इसमें कोशिका कला हमने पढ़ा, कोशिका भित्ति हमने पढ़ी, विभिन्न कोशिकांग पढ़े हैं। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे देख लीजिए, नेचुरल डेथ जो होती है, नेचुरल डेथ का मतलब समझते हैं जब आदमी की मृत्यु होती है तो वो क्यों होती है, इसके पीछे यहाँ पे अगर हम देखें तो कौन उत्तरदायी होता है? सेल ही उत्तरदायी होगा। इसके लिए भी कौन उत्तरदायी होगा? सेल। वो कैसे? तो देखिए यहाँ पे ये जो सेल होता है ये क्रिया किस एनर्जी से करता है, कौन सी एनर्जी से करता है, और वो एनर्जी कौन सप्लाई करता है? तो उसमें हम लोगों ने देखा था सूत्रकणिका या माइटोकॉन्ड्रिया। सूत्रकणिका या माइटोकॉन्ड्रिया हम लोगों ने देखा था। ये माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है ये हमारे शरीर की जो सेल होती है उसकी पावर हाउस कही जाती है, उसका विद्युत ग्रह कहा जाता है। क्योंकि ऑक्सीश्वसन की जो क्रिया होती है, रेस्पिरेशन की जो प्रक्रिया पूरी कंप्लीट होती है वो कहाँ पे कंप्लीट होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा या हमारे भोज्य पदार्थों का ब्रेकडाउन होगा तो वो क्या करेगा? एनर्जी स्टोर करेगा। और वो जो एनर्जी होती है वो कहाँ पे बन रही है, कहाँ से वो ब्रेकडाउन हो रहा है भोज्य पदार्थों का या ग्लूकोज का? तो हम लोगों ने देखा था माइटोकॉन्ड्रिया में। तो इसमें F1 कण या ऑक्सीसोम जो था उसमें हम लोगों ने देखा कि श्वसन की जो प्रक्रिया पूरी होती है वो ऑक्सीसोम में पूरी होती है। तो ऑक्सीसोम में श्वसन की प्रक्रिया पूरी होती है जिसके फलस्वरूप हमारे भोज्य पदार्थों का या ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है। ब्रेकडाउन के फलस्वरूप ऊर्जा जो बनती है वो ATP के रूप में, और इसे हम क्या कहते हैं? ऊर्जा का मुद्रा भी कहते हैं, कॉइन ऑफ एनर्जी भी कहते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी मिली। अगर यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया किन्हीं कारणवश डेड हो जाए, मर जाए, तो बताइए एनर्जी कहाँ से क्रिएट होगी? और जब एनर्जी क्रिएट नहीं होगी, एनर्जी नहीं बन पाएगी, तो समस्त जो क्रियाएं सेल्स में हो रही हैं, समस्त जो क्रियाएं कोशिका में हो रही हैं, वो कहाँ से हो पाएंगी? तो सारी की सारी कोशिका जो क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी। और इसमें हमने देखा था ये जो फंक्शनल यूनिट हमारी होती है कौन सी होती है? सेल की। तो जब माइटोकॉन्ड्रिया ही क्या डेथ हो जाएगा, मर जाएगा, नष्ट हो जाएगा, तो ऐसी कंडीशन में सेल के अंदर की जितनी भी क्रियाएं होंगी सब की सब इनएक्टिव हो जाएंगी। कोई भी ऐसी क्रिया नहीं होगी जो चल सके। तो जब क्रिया नहीं होगी तो बताइए यहाँ पे सेल डेड हो जाएगा। और सेल के ही माध्यम से हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर बना हुआ, जब सेल डेड हो जाएगा तो हमारी बॉडी भी क्या हो जाएगी? डेड हो जाएगी। इसलिए नेचुरल डेथ के लिए जो जिम्मेदार है वो कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया। नेचुरल डेथ के लिए अगर कोई जिम्मेदार है
तो वो कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया जिम्मेदार है। तो देखिए यहाँ पे जब आगे अगर इसमें डाइजेशन होगा तो पढ़ेंगे, तो डाइजेशन में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से भोजन का पाचन हमारे शरीर में होता है। भोजन जब मुख में रखा जाता है, फिर उसकी पिसाई या जो भी पेस्ट बनता है वो उसके बाद वो जाएगा स्टमक में, जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, जाएगा। कई प्रोसेस होते हैं उसके पाचन के, तो उसके पाचन के फलस्वरूप एंड पॉइंट जो होता है वो कहाँ पे आएगा? माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। पचा हुआ भोज्य पदार्थ ब्लड के माध्यम से पहुँचेगा कहाँ पे? सेल्स में पहुँचेगा। और सेल्स में क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर उसका ब्रेकडाउन होगा। वो भोज्य पदार्थ क्या सरल कार्बनिक यौगिकों में टूट जाएगा, और उसके बाद ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? उस सरल कार्बनिक यौगिकों को तोड़ करके ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करके एनर्जी क्रिएट करता है, और एनर्जी एटीपी के रूप में स्टोर होती है, जो जिसका उपयोग हम अपने दैनिक जीवन के कार्यों के लिए करते हैं। अब देखिए, तो जो नेचुरल डेथ के लिए जिम्मेदार है कौन? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं रहेगा कोई भी फंक्शनल इकाई नहीं हो सकती, ठीक है। तो वैसे तो इसमें बहुत सारे ऑर्गेन्स होते हैं, सबका अपना अपना इम्पोर्टेंस ही है, सब अपने अपने लिए अपने अपने कार्यों के लिए महत्वपूर्ण है, और सब अपने कार्यों को ईमानदारी से करते भी हैं, ठीक है। तो अब जब किन्हीं कारणवश इन जो बायोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं, कोई भी कारण हो, जब ये बायोलॉजिकल प्रोसेस जो होते हैं इफेक्टिव होते हैं, तो हमारा शरीर जो होता है, हम कहते हैं ऐसे कंडीशन में हम क्या हैं? स्वस्थ नहीं है, हम बीमार हैं। चाहे वो थोड़ा सा बायोलॉजिकल प्रोसेस जो होता है वो चाहे थोड़ा सा इफेक्टिव हो चाहे ज़्यादा, तो कब हम बीमार होंगे? जब ये बायोलॉजिकल प्रोसेस जितने भी होते हैं वो सही ढंग से नहीं चल पाएंगे, तो क्या होगा? हम बीमार हो जाएंगे। और बायोलॉजिकल प्रोसेस हो सकता है कोई ऑर्गन, या हो सकता है जो सिस्टम है, सिस्टम के थ्रू जो ऑर्गन है वो सही ढंग से काम ना कर पा रहे हो सकता है किन्हीं कारणवश वो सही ढंग से काम ना कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे जब वो काम नहीं कर पाएंगे तो हमारी जो फंक्शनल यूनिट है वो उस पर इफेक्ट पड़ेगा, उस पर प्रभाव पड़ेगा। जब उस पर प्रभाव पड़ेगा तो हमारे पूरे बॉडी पर प्रभाव पड़ेगा। तो कल देखिए थोड़ा सा इसके बारे में हमने चर्चा भी की थी। स्ट्रॉन्गेस्ट लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द यूनिवर्स, लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द यूनिवर्स मतलब सबसे बड़ी कोशिका इस संसार की अगर कोई है तो वो एग ऑफ ऑस्ट्रिच है, ठीक, या ऑस्ट्रिच एग है, शुतुरमुर्ग का अंडा। वैसे तो देखिए, तो कुछ लोग कहते हैं अंडा मांसाहारी है, लेकिन विज्ञान तो उसे मांसाहारी जहाँ तक है नहीं मानता। उसका रीज़न है क्योंकि जो एग होता है वो क्या है? एक सेल है, और वो जो सेल है उसमें कोई एक तरीके से हम कह सकते हैं कोई गैमीट नहीं बना है, कोई वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं बना है, कोई जीव नहीं बना है। तो ऐसी कंडीशन में वो क्या माना जाएगा? शाकाहारी माना जा सकता है, लेकिन नहीं मानते। तो देखिए, लार्जेस्ट सेल ऑफ द यूनिवर्स, इस संसार की सबसे बड़ी जो कोशिका होती है, सबसे बड़ी जो कोशिका होगी शुतुरमुर्ग का अंडा, जो लगभग 15 से 15 सेंटीमीटर के एबव होता है। लॉन्गेस्ट या लार्जेस्ट सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी, हमारे शरीर में जो सबसे लंबी या सबसे बड़ी कोशिका होती है वो माइंड सेल या न्यूरॉन होता है। माइंड सेल या न्यूरॉन होता है, सबसे बड़ी कोशिका होती है। और स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी, सबसे मजबूत हमारे शरीर का कोई पार्ट है तो वो दांत का जो इनेमल होता है। लॉन्गेस्ट बोन ऑफ द ह्यूमन बॉडी फीमर है। स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द ह्यूमन बॉडी स्टेपीज है, जो कान के अंदर पाई जाती है। तो सबसे बड़ी जो कोशिका इस संसार की है वो क्या है? शुतुरमुर्ग का अंडा है। सबसे बड़ी कोशिका या सबसे लंबी कोशिका हमारे शरीर में जो है वो क्या है? न्यूरॉन है।
स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी, सबसे मजबूत पार्ट हमारे शरीर में अगर कोई होता है तो दांत का जो ऊपरी लेयर वाइट कलर का इनेमल होता है। सबसे बड़ी जो हड्डी होगी वो क्या होगी, फीमर होगी, और सबसे छोटी जो हड्डी होगी वो कान की क्या होगी, एस्टिपीज होगी। तो देखिए अब ये हमारा सेल का चैप्टर लगभग एंड हुआ। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर आता है इसी से रिलेटेड, नेक्स्ट चैप्टर है टिश्यू या ऊतक। देखिए अगला चैप्टर हमारा स्टार्ट होगा ऊतक का। तो ऊतक क्या होता है इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, जानते भी होंगे, नहीं भी जानते हैं तो आज जान लेंगे। तो देखिए ऊतक क्या होता है, समान संरचना तथा निश्चित कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को, तो ऐसी कोशिकाओं का समूह, ऐसे ग्रुप ऑफ द सेल जिनकी जो स्ट्रक्चर है, संरचना है वो भी समान है और उनका जो फंक्शन है वो भी समान है। तो ऐसे कोशिकाओं के ग्रुप को, ऐसे कोशिकाओं के समूह को हम क्या कहते हैं, ऊतक कहते हैं, जो एक निश्चित कार्य करने के लिए उत्तरदायी होते हैं। देखिए टिश्यू क्या होता है, ऊतक क्या होता है, समान संरचना तथा निश्चित कार्य करने वाली कोशिकाओं का समूह। समान संरचना तथा निश्चित कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को हम क्या कहते हैं, ऊतक कहते हैं। अब यहाँ पे प्रेजेंटी के बेस पर या प्राप्ति स्थान के बेस पर इसको दो भागों में बांटा गया, एक एनिमल टिश्यू, दूसरा प्लांट टिश्यू। ये दो भागों में इसको बांटा गया, एक एनिमल टिश्यू और एक प्लांट टिश्यू। तो इसके पहले हम लोगों ने सेल में देखा है कि जो जीव होते हैं कोशिका की संख्या के आधार पर दो भागों में उनको डिवाइड किया जा सकता है। कोशिका के संख्या के आधार पर उन्हें दो भागों में डिवाइड किया जा सकता है। एक बहुकोशिकीय जीव होते हैं, बहुकोशिकीय जीव, और एक कोशिकीय जीव। सेल वाले चैप्टर में इसके पहले बताया गया था कि वो सारे काम होंगे जो बहुकोशिकीय जीव में हो रहे हैं, वो सारे फंक्शंस एक कोशिकीय जीवों में भी होंगे जो बहुकोशिकीय जीवों में है। बस फर्क इतना है कि इसमें वेल डेवलप कोई सिस्टम नहीं होता, इसमें प्रत्येक कार्य को करने के लिए कई ऑर्गन्स मिलकर के वेल डेवलप सिस्टम का निर्माण करते हैं, तब जाकर के वो प्रक्रिया होती है। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं ये जो होती है ये जटिल प्रक्रिया होती है, और इसके अंदर जितनी भी प्रक्रिया होती हैं वो सरल होती है। इनके अंदर की प्रक्रियाओं को समझना आसान है, इनके अंदर की जो भी प्रोसेस होते हैं, जो भी प्रक्रियाएं होती हैं, उन्हें समझना थोड़ा सा टिपिकल है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि नहीं समझ में आएगा, नहीं कुछ आएगा। भाई इसके बारे में अगर जानकारी प्राप्त करना चाहोगे, जानना चाहोगे तो वो ज़रूर आएगा। लेकिन अगर जिस चीज़ की जानकारी हम रखना ही नहीं चाहते तो वो हमारे पास कैसे रह सकती है, नहीं रह सकती। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसमें एक एग्जाम्पल दे करके भी हमने बताया कि पहले के लोगों में और अब के लोगों में जो डिफरेंसेस हैं। पहले के लोग क्या करते थे, बहुत ज़्यादा वेल डेवलप्ड बिल्डिंग्स नहीं होती थी, घर नहीं होते थे। तो अगर किसी के पास एक आध कमरा है, या शहरों में आज चले जाइए, जो कमरा किराए पर लेकर के रह रहा है उससे पूछिए वो कैसे उसी एक कमरे में अपनी सारी दुनिया बसा रखी है। उसी एक कमरे में वो सारा का सारा अपना फंक्शन करता है। जो भी रूम लेकर के रहते हैं, वो चाहे स्टूडेंट हो, चाहे मजदूर हो, चाहे जो भी हो, जो शहरों में रह रहे हैं या फिर कहीं पे भी रह रहे हैं रूम लेकर के, उनसे जाकर के पूछ लीजिए कि आप जी ये सारी प्रक्रियाएं जितनी भी काम होते हैं वो कैसे इसी एक रूम में रह करके पूरा कर लेते हैं। भाई हम तो नहीं कर सकते क्योंकि हम गाँव के हैं या फिर शहर के ही हैं, भले ही हैं, लेकिन हमारे पास बड़ी सी बिल्डिंग है, तो वो सारे काम हम अलग अलग पार्ट में कर रहे हैं, अलग अलग जगहों पर कर रहे हैं। लेकिन उसके पास क्या है, मजबूरी है, उसको सारा काम अपना उसी एक रूम में करना है। तो वो एक रूम जो है वो हम मानते हैं क्या, एक कोशिकीय जीव है। वो एक रूम जो है वो क्या है, एक कोशिकीय जीव है। अब इसी एक कोशिकीय जीव में चाहे डाइजेशन हो, चाहे रेस्पिरेशन हो, चाहे एक्सक्रेशन हो, चाहे जो भी हो, सारी प्रक्रियाएं इसी एक कोशिका के अंदर होंगी। इसी एक कोशिका के अंदर सारी प्रक्रियाएं होंगी। अब स्वाभाविक सी बात है, जब एक ही कोशिका है, ये कितना छोटा हो सकता है, इनको देखना तो आसान नहीं है।
फिर भी इनके कार्यों को समझना आसान है, इनके जो कार्य होते हैं उनको समझना आसान है, चाहे वो रेस्पिरेशन का रहा हो, श्वसन का रहा हो, उत्सर्जन का रहा हो या पाचन का रहा हो, किसी का भी रहा हो, उसको समझना आसान है। लेकिन यहाँ पे जब हमारे पास बहुत सारे रूम्स हो गए, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हो गई, तो जो यहाँ पे एक कमरे में सारा काम किया जा रहा था वही काम यहाँ पे अलग अलग, इसमें क्या है, उसी में नहाना है, उसी में खाना है, उसी में सोना है, सारे काम उसी में करना है, पढ़ना है तो पढ़ाई भी उसी में करनी है, कोई अलग से किचन रूम नहीं है, कोई अलग से डाइनिंग रूम नहीं है, कोई अलग से स्टडी रूम नहीं है, कोई अलग से बाथरूम नहीं है, सब कुछ इसी में करना है। लेकिन इसमें क्या है, वो सारे काम, वो चाहे डाइनिंग का हो, चाहे वो स्टडी का हो, चाहे वो बेडरूम का हो, चाहे जिसका भी हो, सारे कामों को हमने अलग अलग कमरे में रख दिया। तो यहाँ पे थोड़ा सा उसको समझना कठिन है, लेकिन यहाँ पे जो रह रहा है वो तो सारा का सारा काम यही एक कमरे में करेगा ना। तो एक कोशिकीय जीव एक तरीके से हम मान सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर कि ये इतना गरीब है, इसके पास इतना संसाधन नहीं है कि अपने सारे कामों को ये अलग अलग जगह पे कर सके। बहुत ज़्यादा गरीब है ये। किससे गरीब है? कोशिकाओं से गरीब है। कोशिकाओं का मतलब है यहाँ पे एक कोष्ठ, कोशिका का मतलब क्या होगा? एक कोष्ठ या एक कमरा। तो ये एक जो ये गरीब बना हुआ किसकी वजह से बना हुआ है? उस कमरे की वजह से, उस कोष्ठ की वजह से जिसका नाम हमने रखा था सेल। तो इसकी वजह से ये गरीब बना, और ये गरीब अपना सारा काम इसी एक कोष्ठ में, इसी एक कमरे में या इसी एक सेल में करेगा। वो चाहे डाइजेशन का हो, रेस्पिरेशन का हो, या एक्सक्रेशन का, या सर्कुलेशन का, जो भी काम होगा वो एक ही कमरे में करेगा। लेकिन ये जो थोड़ा सा अमीर है, ये किस में अमीर है? कोशिकाओं में अमीर है, कमरों में अमीर है और कोष्ठों में अमीर है। तो ये अपना सारा काम क्या करेगा? अलग अलग जगहों पर डिवाइड करके करेगा। तो स्वाभाविक सी बात है इसकी संरचना जो होगी इसकी अपेक्षा थोड़ी सी जटिल, और इसके अंदर के जो बायोलॉजिकल प्रोसेस होंगे इसकी अपेक्षा थोड़ा सा कठिन होगा समझना, या थोड़ी सी कठिनाई होगी इसको पढ़ने में। अब देखिए यहाँ पे एक कोशिकीय जीव जो है, इनका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो होता है वो एक कोशिका से मिलकर के बना होता है। एक ही कोशिका में सारा स्ट्रक्चर होता है। बहुकोशिकीय जीव जो होते हैं इनमें बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं। अगर यहाँ पे ह्यूमन बॉडी की बात करें, मानव शरीर की बात करें, तो लगभग 10 अरब के ऊपर कोशिकाएं पूरे शरीर में होती हैं। 10 अरब के ऊपर कोशिकाएं होती हैं। अब जो काम यहाँ पे ये बहुकोशिकीय जीव अपने 10 अरब कोशिकाओं में या उससे ज़्यादा की कोशिकाओं में कर रहा, वही ये एक कोशिकीय जीव अपनी एक कोशिका में पूरा का पूरा कर रहा। क्यों पूरा कर रहा है? क्योंकि इसके पास वेल डेवलप कोई सिस्टम नहीं है, और इसके पास वेल डेवलप एक सिस्टम है, और ये उसी सिस्टम के थ्रू अपना सारा काम करता है। तो अब उसी के बारे में हम यहाँ पे ये जो एक ग्रुप ऑफ सेल बन रहे हैं, इसी को हम कह सकते हैं क्या? वो टिश्यू होगा जिसकी संरचना भी समान होगी और जिसका कार्य भी समान होगा। तो ऐसी कोशिकाओं का समूह जिसकी संरचना एवं कार्य समान होते हैं वो क्या कहलाएंगे? ऊतक कहलाएंगे, टिश्यू कहलाएंगे। और ये प्रेजेंटी के आधार पर दो भागों में डिवाइड किया गया, एक जंतु ऊतक, दूसरा पादप ऊतक। तो जंतुओं के अंदर जो ऊतक पाया जाएगा वो जंतु ऊतक कहलाएगा, और पौधों के अंदर जो ऊतक पाया जाएगा वो पादप ऊतक कहलाएगा।